माधवपुर राज्य में स्थित था एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी आसान नहीं थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब परिवार, जिसका मुखिया रघुनाथ था। रघुनाथ एक नंबर का जुआरी था, जिसे ना घर की परवाह थी ना परिवार की। जुए में हारकर वो अक्सर शराब पीकर घर आता और अपनी पत्नी पर हाथ उठाता। कमला उसकी पत्नी थी, एक मेहनती और सहनशील औरत। हर जुल्म को चुपचाप सहकर भी वो अपने घर को बचाए रखने की कोशिश करती थी। उनका एक 8 साल का छोटा बेटा था, जो मां की तकलीफें सब समझता था। कमला दिन रात काम करके अपने बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाती थी। गांव वाले सब जानते थे रघुनाथ की सच्चाई, मगर कोई आगे नहीं आता था। एक दिन छोटू ने मासूमियत से पूछा, माँ, आज पिताजी ने गुस्सा तो नहीं किया? वो क्यों तुम्हें हर समय परेशान करते हैं माँ? नहीं छोटू, बस तू अपने नाश्ते पर ध्यान दे बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इतने में रघुनाथ घर में घुसता है और चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ कमला, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है, तुझे शर्म नहीं आती? ये क्या बोल रहे हो जी? मैं छोटू को आपके खिलाफ क्यों भड़काऊंगी? बस बस, ज्यादा भोली मत बन। मैं जानता हूं तू ही भड़काती है इसे, तभी तो ये पिद्दी भड़का मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जो हर समय मुझ पर हाथ उठाते हैं, छोटू भले ही अभी छोटा है, लेकिन वो सब समझता है। आपका बर्ताव दिन बर दिन बदतर होता जा रहा है। अरे चुप! तेरी इतनी हिम्मत, क्यों मुझे मजबूर करती है हर समय हाथ उठाने पर? चल जा, कुछ पैसे लेकर आ, मुझे जरूरत है। पैसे? छोटू का गांव के स्कूल में दाखिला करवाना है, उसके लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, वो मैं आपको नहीं दे सकती। लगता है अपनी औकात भूल चुकी है। जल्दी जा, पैसे लेकर आ, वरना तू जानती है छोटू के सामने तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। चल जा। कमला रोते हुए चुपचाप रघुनाथ को पैसे लाकर दे देती है। वो पैसे लेकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। वही मां के पीछे डरा सहमा सा छोटू आंखों में आंसू लिए अपनी मां की लाचारी को देख रहा था। अरे छोटू बेटा, तू घबरा मत, तेरी माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा। छोटू बिल्कुल शांत था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था, ये तो रोज का था। रघुनाथ रोज कमला को डरा धमकाकर उससे पैसे छीन कर चला जाता और बेचारी कमला दिन रात लोगों का काम करती और छोटू लाचारी से ये सब देखता रहता। दोपहर का समय था। कमला घर के आंगन में कपड़े सुखा रही थी कि अचानक शोर सुनाई दिया। 3 आदमी तेजी से घर की ओर बढ़ रहे थे, हाथ में लाठी। उनके चेहरे गुस्से से भरे थे। माँ, ये लोग कौन हैं? कमला ने उसे पीछे कर दिया। सबसे आगे खड़ा था गंगाराम, गांव का सबसे कच्चा कर्ज देने वाला साहूकार। उसने गुस्से से कहा, कहाँ है तुम्हारा रघुनाथ? आज तो पाई पाई वसूल करके ही जाऊंगा। निकाल उसे घर से बाहर। क्या हुआ साहूकार जी? वो तो घर पर नहीं है। तुझे पता नहीं, तेरा नालायक पति मेरे 5,000 रुपए ले गया था जुए में लगाने और सब हार गया। आज तक न पैसे लौटाए न ब्याज। तभी दूसरा आदमी बोला, हमने तो बहुत थुतके से समझाया था उसे, मगर वो तो रोज रोज दादू जुआ में पड़ा रहता है। साहूकार जी, मेरा कहना है कि घर के बर्तन उठा ले चलते हैं। मुझे नहीं लगता इसका पति पैसे दे पाएगा। माँ, हमारे बर्तन क्यों ले जा रहे? नहीं, ये मत कीजिए, घर में पहले ही कुछ नहीं है। मैं आपका कर्जा चुका दूंगी। भगवान के लिए मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। ठीक है, ब्याज समेत 8,000 रुपए बनते हैं।
10 दिन है तेरे पास, अगर नहीं दिए तो ये घर ही गिरवी रख दूंगा। तभी लड़खड़ाते हुए रघुनाथ वहां पहुंचता है और बोलता है, अरे तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। कौन छू रहा है बे मेरा घर? तेरी औकात का घर? कर्ज वापस कर, वरना अभी तेरी खाट खड़ी कर दूंगा। रघुनाथ ने कमला की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तूने इन्हें बुलाया था? तूने मुझे बदनाम किया गांव में? नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? साहूकार डरा धमकाकर वहां से चले गए। देखते ही देखते शाम हो गई। कमला चूल्हे के पास बैठकर रोटी बना रही थी। तभी रघुनाथ घर में घुसा और गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, मेरे सिर से ये कर्ज कब तक हटाएगी? क्यों नहीं कमा पाती तू ज्यादा, बकलोल औरत। मैं दिन भर काम करती हूँ रघु, मेरी भी एक हद है। तुम्हें छोटू के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मैं जुआ खेलूं या घर जला दूं, तू मुझे रोक नहीं सकती। ये घर मेरा है। और भूल मत, शादी के समय तेरे माँ बाप ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी थी। आज तक मेरे पैसों का ही खा रही थी। लेकिन अभी कुछ दिन कमाने क्या लगी है, तब से कुछ ज्यादा ही मुंह चलाने लगी है। कमला की आंखें भर आईं। वो शांत हो गई। रघु की कड़वी बातें उसके दिल को हमेशा तोड़ के रख देती। अगले दिन तूफान सा दिन आया। सुबह ही सुबह रघुनाथ फिर गुस्से में था। बिना किसी बात के उसने कमला को धक्का दिया, छोटू को चिल्लाकर डराया और घर का आधा सामान फेंक दिया। फिर अचानक उसने दरवाजा खोला और चीखते हुए बोला, निकल जा, तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। दोनों मां बेटे मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा रहे हो। रघु, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरा इस दुनिया में इस घर के अलावा कोई नहीं है। ऐसा मत करो। छोटू की तरफ देखो, वो कितना डर गया है। बस करो रघु। अभी निकल, अब से मैं अकेला रहूंगा। मेरे सिर पर बोझ मत बनो दोनों। माँ, पिताजी हमें क्यों निकाल रहे? रघु के एक एक शब्द ने कमला को झंझोड़ कर रख दिया, मानो अब उसने भी इस फैसले को मान लिया हो। वो चुपचाप छोटू को लेकर उस घर से निकल गई। कमला और छोटू को घर से निकालने के बाद रघु अपनी शातिर मुस्कान के साथ बोला, मैं जानता हूं, जिस चाल से अभी घर से गई है उसी चाल से वापस आएगी। क्या करेगी कमला, कहां जाएगी? कल तक तो लौट ही आएगी। देखा, ज्यादा मुंह चलाने का अंजाम। वहीं दूसरी ओर कमला अब जंगल की ओर निकल चुकी थी। हल्की ठंड बढ़ चुकी थी, अंधेरा सिर पर था। लेकिन इस बार उसने सोच लिया था कि रघु के पास वापस नहीं जाएगी। छोटू बेटा, तू ठीक तो है? चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तुझे भूख लगी होगी ना? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है। मेरा तो पेट अब बिल्कुल भरा है। तूने तो मुझे पेट भर खाना घर ही खिला दिया था ना। भूखा रहकर भी अपने बेटे की समझदारी देख कमला की आंखों से आंसू टपकने लगे। गांव को पीछे छोड़कर कमला और छोटू धीमे धीमे चलते रहे। आसमान बादलों से घिरा हुआ था और हवा में ठंडक का एहसास था, जैसे कुछ अनकहा होने वाला हो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, घर तो अब अपना नहीं रहा, पर दुनिया बहुत बड़ी है।
भगवान ने हमें भूखा नहीं रहने दिया है। आगे भी कुछ अच्छा ही होगा। पर अंदर ही अंदर कमला का दिल डर से कांप रहा था। जंगल आ चुका था। पेड़ों पर कौवे और अजीब पंछियों की आवाजें, घास में सरसराहट, कहीं दूर से सियार की हल्की हूक, सब माहौल को डरावना बना रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद कमला को एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ दिखा, जहां कमला ने छोटू का सिर अपनी गोद में रखकर उसे सुला दिया। कुछ ही देर बाद धीमी बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर अचानक भारी बारिश। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया। बारिश से बचने के लिए कमला पेड़ों के बीच दौड़ने लगी। आसपास सिर्फ अंधेरा और बारिश की तेज आवाज। कुछ दूर उन्हें टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी। कुटिया इतनी पुरानी थी कि लगता था वर्षों से कोई नहीं आया हो। छत के कई हिस्से टूट चुके थे, लेकिन अंदर थोड़ी जगह सूखी थी। कमला ने छोटू को अंदर बैठाया। यहीं बैठ जा बेटा, जब तक बारिश रुकती है। माँ, क्या पिताजी सच में हमें प्यार नहीं करते? बेटा, जब इंसान गलत रास्ते पर चल जाता है तो प्यार भी धुंधला जाता है, पर भगवान सब देखता है, वो हमारे साथ है। छोटू ने सिर हिलाया। बारिश लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद छोटू मां की गोद में सो गया। कमला ने कुटिया के बाहर झांका। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा। अचानक एक तेज चीखने जैसी आवाज आई, जैसे कोई जानवर दर्द से तड़प रहा हो। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? फिर दूसरे दिशा से वही आवाज दोबारा आई, दर्द भरी, कमजोर, टूटी हुई। कमला के दिल में हल्की बेचैनी हुई। उसने सोचा, शायद कोई जानवर शिकारियों के जाल में फंसा होगा। बारिश अब कम हो चुकी थी, पर जंगल के पेड़ों पर बूंदें टपक रही थीं। कमला धीरे धीरे उस दिशा में चली जहां से आवाज आ रही थी। इस जंगल में तो बड़े बड़े जानवर भी होंगे, पर ये आवाज किसी बड़ी चिड़िया जैसी है। अचानक उसे एक छोटी चमक दिखाई दी, जैसे किसी चीज से हल्की रोशनी निकल रही हो। कमला ने कदम तेज किए। फिर उसने देखा, झाड़ियों के बीच एक बड़ा, खूबसूरत पर बुरी तरह घायल मोर गिरा पड़ा था। उसके पंख भीगे थे, एक पंख टूटा हुआ था और शरीर पर खून के निशान थे। कमला ने दंग होकर कहा, अरे, ये मोर यहाँ? ओ भगवान, किसने तेरी ये हालत बना दी? मोर ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। कमला को देखकर जैसे उसे भरोसा मिला हो। वो खुद को समेटने की कोशिश कर रहा था, पर दर्द बहुत था। वो अपने दुपट्टे से मोर के जख्म साफ करने लगी। मोर हल्की हल्की आवाजें कर रहा था, दर्द में भी जैसे उसे अच्छा लग रहा हो कि कोई उसकी देखभाल कर रहा है। कमला मोर को उठाकर कुटिया में ले आई। छोटू भी तब तक जाग चुका था। वे डरते डरते बोला, माँ, ये मोर तो बहुत सुंदर है, पर घायल कैसे हुआ? शायद किसी शिकारी का तीर लगा होगा, या बारिश में गिर गया होगा। बारिश बाहर थम चुकी थी। कुटिया के अंदर बस तीनों की सांसों की आवाज थी। कमला मोर के पास बैठी रही। कभी वो उसके पंखों को सहलाती, कभी माथे पर पानी छिड़कती। छोटू मां की गोद में सो गया था। मोर भी कमला के पास सरक आया। धीरे धीरे उसने अपना सिर कमला की गोद पर रख दिया, जैसे किसी बच्चे को मां की गोद मिल गई हो। कमला ने आश्चर्य से कहा, अरे, तू इतना भरोसा कर रहा है मुझ पर? कमला ने उसे थपथपाया।
उसके चेहरे पर पहली बार शांति थी, जैसे इतने समय बाद किसी ने उसका दर्द महसूस किया हो। सूरज की हल्की किरणें कुटिया के अंदर पड़ी। कमला ने देखा मोर अब पहले से काफी बेहतर था। उसका शरीर चमक रहा था, जैसे रात भर में ताकत आ गई हो। छोटू ने खुशी से कहा, माँ, मोर खड़ा हो रहा है, देखो। मोर सच में खड़ा हो गया था। उसके पंखों से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। कमला चौंक गई। हे भगवान, ये कैसी रोशनी है। मोर ने अपनी लंबी गर्दन उठाई और कमला के बहुत पास आ गया। उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी गहरी थीं। उसने पंख फैलाए और जैसे हवा में रंग बिखर गए। कमला और छोटू दंग रह गए। फिर अचानक मोर ने अपने पंखों में से एक चमकता हुआ पंख निकाला। वो पंख ऐसे चमक रहा था जैसे उसमें चांद की रोशनी कैद हो। मोर ने वो पंख कमला के सामने गिरा दिया। कमला हैरान रह गई। मोर ने आवाज निकाली। कमला डर और आश्चर्य के बीच फंस गई, पर पंख की रोशनी उसकी आंखों में पड़ रही थी और रोशनी उसके हाथ पर पड़ते ही ऐसा लगा जैसे शरीर में ऊर्जा दौड़ गई हो। मोर धीरे धीरे कुटिया के बाहर गया, मुड़ा, कमला को एक आखिरी बार देखा और अचानक हवा में उड़ गया। ऐसा लगा जैसे नीली धुंध में बदलकर गायब हो गया हो। कमला और छोटू स्तब्ध खड़े थे। कमला ने धीरे से चमकते पंख को उठाया और उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट भर गई। कमला के हाथ में वही पंख था जो अब भी हल्की सी ठंडक फैला रहा था। छोटू ने मां की ओर देखा और मासूमियत से बोला, माँ, मोर तो चला गया, अब इस पंख का हम क्या करेंगे? कमला कुछ नहीं बोली। उसके पास सच में कोई जवाब नहीं था। वो पंख को देखती रही जैसे उसी से कोई उत्तर मांग रही हो। मां का समझाना, लेकिन खुद टूटी हुई। कमला ने गहरी सांस ली और छोटू को पास बिठाया। बेटा, शायद ये पंख हमें बस इतना बताने आया था कि इस दुनिया में अभी भी दया बाकी है। पर माँ, हमें खाना चाहिए, घर चाहिए। कमला की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराने की कोशिश की। भगवान देर करते हैं बेटा, मगर अंधेर नहीं। छोटू कुछ नहीं बोला। उसका छोटा सा पेट भूख से सिकुड़ रहा था। कुछ देर बाद छोटू जमीन पर बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, अब बहुत भूख लगी है। बस यही शब्द कमला के दिल को चीर गए। उसने अपने बेटे की ओर देखा। सूखे होंठ, थकी आंखें और वही मासूम भरोसा। भगवान से पुकार कमला खड़ी हुई। पंख उसके हाथ में था। वो आसमान की ओर देखने लगी। हे भगवान, मैंने कुछ नहीं मांगा, पर मेरे बच्चे को भूखा मत रखना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक बूंद, फिर दूसरी। आंसू जादुई पंख पर गिर पड़े। कुछ ही पलों में ऐसा हुआ जो शायद यकीन करने वाला नहीं था। कमला ने देखा वही टूटी फूटी कुटिया एक बड़े आलीशान घर में बदल जाती है। कमरों में रोशनी, खिड़कियां, दरवाजे, लंबी मेज पर तरह तरह के पकवान, रोटियां, दाल सब्जियां, दूध मिठाइयां। नौकर हाथ जोड़कर खड़े। मालकिन, भोजन तैयार है। कमला हैरान रह जाती है। ये सब। छोटू की आंखें चमक उठती हैं। वो उत्साहित होकर बोला, माँ, खाना।
हे भगवान, अगर ये सपना है तो टूटे नहीं, अगर सच है तो हमें सही राह दिखाना। कमला ने खुशी खुशी छोटू को खाना परोसा। छोटू ने खूब मन से खाना खाया। वहीं दूसरी ओर रघुनाथ अब शराब और जुए का गुलाम बन चुका था। उसने अपना घर भी जुए में हार दिया। अब कमला और छोटू खुशी खुशी वहां रहने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बाद रघुनाथ गांव में भीख मांगते मांगते उसी बड़े घर के सामने पहुंचता है। घर के अंदर झांकते ही छोटू और कमला को देख हैरान रह जाता है। कमला बाहर आती है। उसकी आंखों में न गुस्सा है न घमंड, बस शांति। कमला शांत आवाज में बोली, रघुनाथ, भगवान सब देखता है। तुमने जो हमारे साथ किया, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल ही गई। रघुनाथ फूट फूट कर रो पड़ता है। कमला उसे खाना देती है। रघुनाथ की आंखों में पछतावा था, लेकिन वो निशब्द था।